हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो और एग्जाम को क्रैक कर सको। इसी के साथ आज हम बजट की भी चर्चा करेंगे कि बजट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रहा है, क्या हमारे लिए फायदेमंद है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या बेनिफिट है बजट में, इस बात के लिए भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ आज अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अगर जिंदगी के अंदर ना तो कोई संघर्ष हो ना अगर तकलीफ हो तो कोई जीने का कोई आनंद ही नहीं होता है। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब हमारे अंदर आग लगी हो, इतना हमारा लक्ष्य बड़ा हो और उसी लक्ष्य के पीछे हम भागते रहे तो हमारा जीवन सफल होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। इसके साथ ही हम बजट के बारे में भी आज बातचीत करेंगे। और आइए आज अपन शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। किस राज्य ने मुस्लिम विवाह एवं तलाक कानून को रद्द कर दिया? कि ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने मुस्लिम विवाह कानून को और तलाक को है, जो कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को तलाक किसी भी हालत में नहीं दे सकता, और जो मुस्लिमों का जो अधिनियम था उस अधिनियम को भी उस राज्य ने रद्द कर दिया है, और वो राज्य है असम। कौन सा राज्य है? असम राज्य है। और असम राज्य ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इस बात का ध्यान रहे। और उन्होंने जो मुस्लिम अधिनियम है, जो विवाह का कानून है ना, इस विवाह के कानून को भी जो 1935 के अंदर इनके द्वारा लागू किया गया था, इसके कानून को भी इन्होंने समाप्त कर दिया है। किसने समाप्त किया है? असम के मुख्यमंत्री। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? वो है हेमंत बिस्व शर्मा। और इस बात का ध्यान रहे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है। उसके बाद हम और भी असम के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या असम प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है और इसके पीछे क्या रीजन है। तो देखो, आइए असम के बाद। असम के अंदर थोड़े समय पहले ही एक बहुत बड़ा कानून आया था कि जो असम के अंदर जितने भी मदरसे हैं उन मदरसों को बंद करके स्कूलों में कन्वर्ट कर दिया गया था। क्या कानून था? कि जितने भी मदरसे हैं, मदरसों को स्कूलें बना दी गई। मदरसों को क्या बना दी गई? स्कूलें। कि इस पूरे राज्य के अंदर किसी भी प्रकार के मदरसे चालू नहीं होने चाहिए, मदरसे नहीं चलने चाहिए। मदरसों के अंदर सभी धर्मों के लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने मदरसों को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्कूलों के अंदर। और उसके बाद देखो, एक असम का सबसे बड़ा है और सबसे पुराना डिब्रूगढ़। क्या है? डिब्रूगढ़, जहां पर तेल निकलता है और तेल का सबसे पुराना कुआं है। तेल का क्या है? सबसे पुराना कुआं। इस बात का भी ध्यान रहे कि भारत के अंदर अगर सबसे पहले कहीं तेल निकला था वो असम के अंदर निकला था। और असम के अंदर एक जगह है जिसका नाम है डिब्रूगढ़। क्या नाम है? डिब्रूगढ़। और उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? जो टीवी और रेडियो पर
जिसका लाइव प्रसारण होता है, जो लोग या तो ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से देख पाते या सुन पाते हैं। जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है उनका कब दिवस मनाया जाता है, इनका मनाने का पीछे क्या उद्देश्य है, भारत के अंदर इनका क्या इतिहास है, इस बात का भी ध्यान रहे कि राष्ट्रीय जो प्रसारण दिवस है वह 23 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो का जो गठन हुआ था ना, ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था, इनका नाम बदलकर 1937 के अंदर है जो ऑल इंडिया रेडियो का गठन किया गया था, इस बात का भी ध्यान रहे। और उसी से लगाकर आज तक लगातार रेडियो पर है जो उनका सूचना मिलती है, लोगों को ऑडियो के माध्यम से उनके बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद भारतीय जो प्रसारण कंपनी की स्थापना हुई थी ना, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछते हैं कि जो भारतीय प्रसारण कंपनी की स्थापना कब हुई थी, इनके पीछे स्थापना का क्या उद्देश्य है, तो ये स्थापना हुई थी 1927 के अंदर, जिसके माध्यम से लोगों को टीवी पर है जो दिखाया जाता था कि हमारे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते थे। और उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। भले ही वीडियो हमारा बहुत ही छोटा हो लेकिन वीडियो इंपोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर लल्लू क्वेश्चन नहीं पूछते, आज बहुत ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि ओलंपिक ई स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, कि ओलंपिक ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन माध्यम से स्पोर्ट्स खेलना, ई स्पोर्ट्स का आयोजन है कि सभी लोग एक जगह पर बैठेंगे और ई स्पोर्ट्स के माध्यम से वो खेलों का आयोजन किया जाएगा। उनका आयोजन 2025 के अंदर होगा और ये किस देश के अंदर आयोजित किया जाएगा, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन सा देश होगा, इस बात का ध्यान रहे कि ये होगा सऊदी अरब। कौन सा देश होगा? सऊदी अरब। कब आयोजन होगा? 2025 के अंदर। कब आयोजन होगा? 2025 के अंदर। लेकिन वर्तमान में देखो पेरिस ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक का आयोजन है अभी वर्तमान में होने वाला है, इस बात का भी ध्यान रहे क्योंकि जो पेरिस ओलंपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 का आयोजन है जो अभी 26 जुलाई से होगा। कब होगा? 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक का आयोजन होगा और भारत की एक बड़ी संख्या के अंदर वो टीम है जो वहां पर भाग लेगी और करीबन 282 सदस्य हैं जो इनका आयोजन के लिए वहां पर भाग लेने जाएंगे। उनमें से 120 खिलाड़ी हैं और उनकी कुछ कोच हैं और उनके साथी भी हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पेरिस ओलंपिक। और जो ओलंपिक जो भारतीय ओलंपिक की अध्यक्ष, तो भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय ओलंपिक खेल है उनके अध्यक्षता कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो वो है पीटी ऊषा। तो भारतीय जो ओलंपिक खेल है उन ओलंपिक खेलों की अध्यक्षता है
किसके द्वारा की जाती है? पीटी उषा के द्वारा। वो उनके अध्यक्ष हैं, इन्हीं के नेतृत्व के अंदर है जो भारतीय टीम है जो वहां पर भाग लेगी और उसके द्वारा उनका परफॉर्मेंस दिखाया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद हम चर्चा करेंगे बजट पर कि बजट में आज हमारी सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने क्या क्या प्रदान किया है, देश के विकास के लिए हमें क्या दिया है, इस बात का ध्यान रहे। सबसे ज्यादा T20 में सबसे ज्यादा T20 में रन बनाने वाली भारतीय महिला कौन बनी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो सबसे ज्यादा है तो T20 के अंदर है जो रन बनाने वाली भारतीय महिला कौन बनी है, तो वो भारतीय महिला बनी है हरमनप्रीत कौर। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय महिला खिलाड़ी है जो T20 के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला बनी है। उसके बाद हम आज चर्चा करेंगे बजट के बारे में कि बजट किसके द्वारा पेश किया गया और कौन है जो बजट को पेश करता है, इनको बनाने का किस टाइम होता है, वित्तीय वर्ष क्या होता है, आज हम चर्चा करेंगे विशेष तौर से बजट। बजट पेश किसने किया? तो है वित्त मंत्री। और भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है भारत की वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत का है जो बजट पेश किया गया और ये लगातार 7वां बजट पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण के द्वारा है जो 7वां बजट पेश किया गया। और हमारे एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा है? 112 अनुच्छेद के अंदर जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट से संबंधित जानकारी है। बजट से संबंधित क्या है? जानकारी। अनुच्छेद कौन सा है? 107वां, 112वां। और उसके बाद देखो कि बजट के अंदर जो बजट 2024-25 आया था उसके अंदर मुख्य बातें क्या थी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। रोजगार से संबंधित सबसे पहली बात कि रोजगार से संबंधित उन्होंने किन किन चीजों का है जो हमें प्रदान किया है कि आने वाले 5 वर्षों के दौरान 4 करोड़ है जो रोजगार है, 4 करोड़ रोजगार का सर्जन किया जाएगा। कितने करोड़ रोजगारों का सर्जन किया जाएगा? 4 करोड़ से अधिक रोजगार का सर्जन किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश की जो विकास दर है, विकास दर को जो हमारे देश की विकास दर है वो 7.5% रखने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल करीबन 80 लाख से अधिक हमें रोजगार क्रिएट करने होंगे, तब जाकर हमारे देश की विकास दर अच्छी होगी, उच्च स्तर पर पहुंचेगी। इनके लिए सरकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है पहला। उसके बाद देखो उनका दूसरा कदम क्या है। और जो युवा जो रोजगार प्राप्त करता है,
तो उन युवाओं को सरकार 15,000 रुपए प्रदान करेगी। कितने हजार रुपए प्रदान करेगी? 15,000 रुपए। जो युवा, ऐसे युवा जो प्रथम बार रोजगार प्राप्त करता है, किसी बड़ी कंपनी के अंदर रोजगार प्राप्त करता है, तो उस युवा को सरकार की ओर से भी कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी और ये 15,000 रुपए 3 किस्तों में दी जाएगी। कितनी किस्तों में दी जाएगी? 3 किस्तों के अंदर है। तो सरकार के द्वारा ये योजना के माध्यम से उनको पैसे जो सीधे डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उन युवाओं के खाते के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे। और उसके बाद देखो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला क्या है, देखो जो एमएसएमई है, जो व्यक्ति एमएसएमई के माध्यम से जो लोन प्राप्त किया है ना, अगर वो लोन को अगर कोई व्यक्ति लोन को वो समय पर भरता है, लोन को क्या करता है? समय पर भरता है, तो उस व्यक्ति को 20 लाख रुपए का लोन और प्रदान किया जाएगा बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी कागजी कार्रवाई ज्यादा के उनको 20 लाख रुपए का है जो लोन प्रदान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लोन समय पर भरना होगा। लोन समय पर भरा तो सरकार की ओर से आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन कंपनी कौन सी है? एमएसएमई के माध्यम से। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 4 कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। कि एक करोड़ इतने सारे किसान हैं, उन किसानों को जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा, उनका उत्थान किया जाएगा, उनको विशेष तौर से कुछ पैकेज दिए जाएंगे कि वो प्रकृति के माध्यम से खेती को और बढ़ावा दे सके और जितने भी जो कीटनाशक का उपयोग है उनको कम करके उनको देसी तरीके जो आगे बढ़ा सके। इनके लिए किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा है जो बजट 2023-24-25 के अंदर। और उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 5 कि पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से पूरे देश के 1 करोड़ घरों पर जो निःशुल्क सोलर प्रदान की जाएंगे। सोलर जो प्लेट है वो प्रदान की जाएगी और इसका फायदा ये होगा कि प्रत्येक घर को 300 यूनिट है ना वो बिजली मुफ्त मिलेगी। 300 यूनिट क्या होगा? बिजली मुफ्त मिलेगी। और इसके लिए भी लोगों को हर मंथली है जो 8,000 रुपए से लगाकर 9,000 रुपए तक की बचत होगी, क्योंकि 300 यूनिट बिजली का बहुत ज्यादा खर्चा आता है। बहुत सारे घरों को इनका फायदा होगा और हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाने के अंदर मदद मिलेगी पीएम सूर्य घर योजना के तहत। और इसके लिए इनका बजट है वो बजट 75,000 करोड़ रुपए है का इनका प्रदान किया गया, इनको आवंटित किया गया। और उसके बाद देखो बजट 2024-25 के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की गई, वो की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के माध्यम से जो हमारे देश के जो लोग अकुशल हैं, अकुशल युवाओं को रोजगार प्रदान करना। अकुशल जो हमारी युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी में से कितने परसेंट अकुशल है? 51.3% ऐसे युवा लोग हैं जिनके पास स्किल्स की कमी है, लेकिन वो फिर भी रोजगार की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से उनको रोजगार प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास स्किल्स की कमी है। किसकी कमी है?
स्किल्स की, और उनको ऐसे हमारे देश के युवा जिनको सरकार के द्वारा स्किल्स प्रदान की जाएगी और स्किल्स के माध्यम से इनको रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी, ये हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। अगर इसी के साथ हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।